Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about adoption rules in India. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, आखिर हम लोग अडॉप्शन रूल्स को पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया है। आपने भी ये न्यूज़ देखा होगा, गुवाहाटी से ही है ये न्यूज़ कि एक डॉक्टर कपल वलीउल इस्लाम एंड संगीता दत्ता वेयर फाउंड एलिजिडली एंगेज्ड इन चाइल्ड अब्यूज़ ऑफ अ 3-year-old अडॉप्टेड डॉटर। तो इस तरह की एक डॉटर को, एक गर्ल चाइल्ड को इन्होंने अडॉप्ट किया था और उसको ऐसे धूप में इन्होंने किसी पिलर से टाई कर दिया था, बांध दिया था, जिस कारण से इस चाइल्ड को कुछ फिजिकल नुकसान भी हुआ है एंड समहाउ शी सर्वाइव्ड, अदरवाइज शी कुड हैव डाइड एज वेल। तो अब ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये नाम किसने किया, डॉक्टर या क्या नाम है, ये सब ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आप गुवाहाटी केस लेकर करके आप लिख सकते हैं, आगे मैं आपको आंसर राइटिंग में सिखाऊंगा। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो इशू है अडॉप्शन इशूज़ वो वापस से इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो ज़रा देखते हैं अडॉप्शन को लेकर के हमारे देश में क्या नियम हैं। अडॉप्शन को रेगुलेट करने के लिए 2 कानून हैं हमारे देश में। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956, इस कानून के हिसाब से हिंदू धर्म में या सिख, बुद्धिस्ट या जैन धर्म में जो अडॉप्शन का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट किया जाता है। और फिर 2015 में एक और कानून लाया गया अडॉप्शन से रिलेटेड, वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट ऑफ 2015। ये वाला कानून ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट। इसके बारे में ज़रा देखते हैं। ये जो कानून है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट, इसमें सबसे पहले जुवेनाइल का डेफिनेशन दिया गया है। जुवेनाइल मतलब चाइल्ड हुज एज इज लेस दैन 18 ईयर्स, उसको जुवेनाइल कहा जाएगा। और जुवेनाइल से रिलेटेड ये कानून है। ये कानून जुवेनाइल्स, 2 तरह के जुवेनाइल्स के बारे में डील करता है। फर्स्ट, द जुवेनाइल हु इज़ इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, यानी कि ऐसे बच्चे 18 साल से कम उम्र के जिन्होंने कोई क्राइम किया है, उनसे रिलेटेड भी ये कानून डील करता है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015, तो इनसे भी डील करता है। उसके अलावा इट ऑल्सो डील्स with those juveniles who are in need of protection of law, यानी कि जो बच्चे कानून तोड़ रहे हैं या जो बच्चों को कानून के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इस तरह के बच्चों के, ऑर्फन, डेस्टिट्यूट बच्चों के, इन दोनों तरह के बच्चों से ये डील करता है, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस में ये डील करता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ दिस लॉ डील्स विद चिल्ड्रेन हु नीड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें यह कहता है कि देयर विल बी ए चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये चाइल्ड वेलफेयर कमिटी का काम होगा टू टेक केयर ऑफ एनी चाइल्ड हु इज़ अबैंडन्ड और ऑर्फन। तो केस स्टडी में इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। केस स्टडी में ऐसे केसेस आए हैं पहले कि आपको एक ऑर्फन या अबैंडन्ड चाइल्ड मिला है, आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को उस चाइल्ड को हम रेफ़र करेंगे। उसके अलावा ये कानून कहता है ए चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन विल बी प्लेस्ड इन ए चिल्ड्रेंस होम फॉर केयर, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एज वेल एज रिहेबिलिटेशन पर्पस। एन ऑर्फन चाइल्ड कैन बी अडॉप्टेड बाय प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। तो अडॉप्शन से रिलेटेड ये प्रोविज़न डील करता है, मैंने आपको बताया। देखिए ये जो कानून है ये जुवेनाइल से रिलेटेड कई सारे प्रोविजंस में डील करता है। जुवेनाइल who are in conflict with law, juvenile who are in protection, who needs protection of law। तो वैसे juvenile who can be adopted, they also come in this category, right? और उनसे related भी एक कुछ provision lay down करता है ये कानून। ये कहता है कि an orphan child can be adopted by prospective parents, but only after approval of the court or district magistrate of the district। उसके अलावा there will be an agency जिसका नाम होगा Central Adoption Resource Authority, CARA, which will be a statutory body under Ministry of Women and Child Development that will regulate adoption procedure। तो अडॉप्शन के सारे प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई दी गई है, ये CARA। इट विल मॉनिटर द वेलबींग ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड। इंटरनेशनल अडॉप्शन के केस में देयर इज ए कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन कहता है कि इंटरनेशनल अडॉप्शन के केसेस तभी होंगे जब कंट्री के लेवल पे किसी बच्चे को प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स ना मिले। सरल भाषा में कहें
तो किसी इंडियन चिल्ड्रन के लिए पहले प्रेफर किया जाएगा एज पर हेग कन्वेंशन कि उसको इंडियन पेरेंट्स मिले. इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस इंडियन चाइल्ड कैन बी अडॉप्टेड बाय सम फॉरेन पेरेंट्स. अभी ब्रीफली जरा देख लेते हैं व्हाट दिस लॉ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 टॉक्स अबाउट जुवेनाइल हु आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ. मतलब जो जुवेनाइल कानून तोड़ते हैं. तो देखिए ये वाला जो प्रोविजन है जुवेनाइल जस्टिस केयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 टॉकिंग अबाउट जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, दैट वाज मेनली ब्रॉट आफ्टर निर्भया केस इन 2012. निर्भया केस में जो परपेट्रेटर्स थे उन 6 में से एक जो परपेट्रेटर था वो जुवेनाइल था. उसकी उम्र 17 साल थी और इस कारण से उसके खिलाफ कोई भी मेजर लीगल एक्शन नहीं लिया गया बिकॉज दैट पर्सन वाज जुवेनाइल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ही वॉज नॉट पनिश्ड सिंस ही वॉज ए माइनर. उसके बाद से देश भर में डिमांड उठने लगे कि अगर माइनर भी या जुवेनाइल भी इस तरीके का हीनस क्राइम करते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शंस होना चाहिए. और उसी के बाद फिर सरकार ये लेकर के कानून आई 2015 में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, जिसमें एक तो उन्होंने इस तरह के बच्चों की बात की हु नीड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और दूसरा इस तरह के बच्चों की बात की हु आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ. और इस कानून की मदद से सरकार ने जुवेनाइल के अंदर भी एक सब ग्रुप बना दिया. सब ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 ईयर्स. 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे इफ़ दे कमिट ए हीनस क्राइम. हीनस क्राइम होता है ऐसी क्राइम जिसमें सज़ा 7 साल या उससे ज़्यादा है. तो 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे अगर इस तरीके का हीनस क्राइम करते हैं देन दे विल बी सेंट टू जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एज पर दिस लॉ. And juvenile justice board will decide कि whether this child should be treated as an adult and should be subjected to regular court or this child should be treated as a minor and should be sent to child court. किस बेसिस पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फैसला लेती है? तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बेसिकली ये देखती है कि इस बच्चे की जो मेंटल फिजिकल कैपेसिटी क्राइम करने की थी या नहीं, या फिर उसने अनजाने में ये क्राइम कर दिया. वेदर द चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज और हैज़ कमिटेड द क्राइम विदाउट डीपली अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. तो इसके बेसिस पे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के अंतर्गत एक नया सब ग्रुप बना दिया गया 16 to 18 वाला, जिसके अंतर्गत चाइल्ड कुड बी ट्रीटेड एज an adult and could be sent to a regular court in case he has committed or she has committed a heinous crime if juvenile justice board gives approval for that. Now हमारा मेन जो कंसर्न था इस बार, अभी तो हम लोग अडॉप्शन से रिलेटेड इश्यूज पढ़ रहे थे, राइट. अडॉप्शन रिलेटेड टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर केस. तो इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. एक मेंस क्वेश्चन यहाँ पे हमने दिया है, व्हाट आर चाइल्ड अडॉप्शन रूल्स इन इंडिया, आइडेंटिफाई चैलेंजेज एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस. तो जैसे कि मैंने महीने भर लगभग आपको आंसर लिख करके दिखा दिया है प्रेजेंटेशन, अब मैं सिर्फ हिंट्स दिया करूँगा ज़्यादातर, कभी कभार आंसर लिख करके दिखा दूँगा. तो हिंट्स, इस सवाल में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए. चाइल्ड अडॉप्शन से रिलेटेड आप पहले इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि देयर आर 2 लॉज, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 दैट डील्स विथ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैन एंड सिख अडॉप्शन. उसके अलावा देयर इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. अडॉप्शन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं वो ज़रा देखिए. एज पर डिफरेंट रेगुलेशंस इन आवर कंट्री, जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स होने चाहिए जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, दे शुड बी फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली स्टेबल. जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं, दे मस्ट बी मैरिड कपल with minimum 2 years of a stable marriage. The collective age of parents should not be more than 110 years. The minimum difference between the adopted child and either of the parents' age should be 25 years. मतलब कभी कभार ऐसे केसेस भी तो हो जाते हैं जहाँ पे बच्चों को अडॉप्ट करके उनके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट के भी केसेस हैं. तो इंश्योर कराया जा रहा है कि जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एज डिफरेंस अच्छा खासा हो, इसलिए ये सब नियम है. एंड देन वी हैव चाइल्ड अडॉप्शन एंड रेगुलेशन अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दैट विल रेगुलेट अडॉप्शन प्रोसीजर. एक और रूल आप लिख सकते थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना जरूरी होता है फॉर अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड.
इशूज़ विथ चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर के क्या क्या इशूज़ हैं? तो रिटर्निंग ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर अडॉप्शन, ये बड़े केसेस देखे जा रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो नए इन्वायरमेंट में अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं और फिर बच्चों को रिटर्न किया जा रहा है बहुत सारे केसेस में। डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस देखे गए हैं और वहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे अ केस रिसेंटली सीन इन गुवाहाटी। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर संगीता बोरा एंड ऑल बच्चों को छत पे बांध दिया था, ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना लिख सकते हैं। और क्या इशूज़ हैं? इशूज़ ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बेगिंग रैकेट, सेक्स रैकेट चाइल्ड अडॉप्शन के बाद। सेम सेक्स कपल या LGBT कपल जो हैं दे कैन नॉट अडॉप्ट, दैट इज़ अनदर इशू। उसके अलावा जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको इन जनरल अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, ये भी देखा गया है। उनका अडॉप्शन रेट इज़ लेस देन 1% डिसेबल्ड चिल्ड्रन का, दैट इज़ अनदर कंसर्न विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड अडॉप्शन। क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? सॉल्यूशन हो सकता है टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक कारा, अडॉप्शन प्रोसेस नीड्स टू बी सिंप्लीफाइड। और हमें मेनली हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को कोई ना कोई अडॉप्ट कर ले, हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन डेवलप करना है कि अगर बच्चे अडॉप्ट नहीं भी होते हैं तब भी उनका वेलफेयर इंश्योर कराया जा सके। तो डिस्ट्रिक्ट होम्स जो हैं, चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट होम वगैरह, वहाँ पे उनके न्यूट्रिशन और एजुकेशन की बेहतर फैसिलिटी लाई जा सकती है। दैट कुड बी रिटन एज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्लाइमेट चेंज इशूज़। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया, एक आया आसाम ट्रिब्यून में, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आसाम, और दूसरा था इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। दोनों से रिलेटेड हम देखेंगे। क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है, हर बार इंपॉर्टेंट होता है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। सो आराम से देखते हैं। क्लाइमेट चेंज पे तो सवाल आने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं, ऐसे भी आ सकता है। तो सबसे पहले ज़रा देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। देखिए, वेदर होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जैसे हम कह सकते हैं कि बाहर बारिश हो रही है तो आप कह सकते हैं कि वेदर ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई तो आप कह सकते हैं कि मौजूदा वेदर जो है वो ठीक नहीं है, ह्यूमिड है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है उसको आप वेदर कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर टिपिकली ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 30 ईयर्स। 30 सालों का लगभग एवरेज जो वेदर कंडीशन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। एंड क्लाइमेट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज टेम्परेचर एंड एवरेज रेनफॉल। तो लगभग 30 सालों का एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल को मिला करके कहा जाता है क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर हुआ करता है किसी मंथ में, या ऑन एन एवरेज जो रेनफॉल हुआ करता है किसी मंथ में, उसके पैटर्न में जो बदलाव आता है उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं गुवाहाटी शहर की, तो गुवाहाटी शहर का ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर रहता है मई महीने में और ऑन एन एवरेज जो रेनफॉल होता है मई महीने में, वो अगर बदलता रहे 2023 का या 2024 में ये ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट 30 ईयर्स एवरेज, देन वी विल से कि देयर इज़ क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने के पीछे मुख्य कारण है इमिशन ऑफ एक्सेसिव रिलीज या इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का नाम कैसे पड़ा है ग्रीन हाउस? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वैसे आपको ये बातें पता होंगी। आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में ये जो नर्सरीज होते हैं जहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे जाते हैं, उनके ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का कवर लगा दिया जाता है। राइट, क्यों लगाया जाता है? ताकि सर्दी के दिनों में जब सनलाइट आता है तो सनलाइट जो डायरेक्ट सन से सनलाइट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, तो वो तो आराम से इस सरफेस को ब्रीच करते हुए आगे चला आता है। लेकिन जब वो फिर इन प्लांट्स के ऊपर या इस बॉक्स के अंदर किसी सरफेस पे पड़ता है तो उसको हीट करता है, और फिर अंदर का जो हीटेड सरफेस है वो फिर रेडिएशन रिलीज़ करता है, और अंदर के हीटेड सरफेस से आने वाली रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी कम होगी जबकि सन से आने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ये रेडिएशन जो है आराम से इस बॉक्स के अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर से आने वाले रेडिएशन जो हैं वो बॉक्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और इस कारण से वो बॉक्स के अंदर, इस ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर वो एक ठीक ठाक सा टेम्परेचर मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहते हैं, जिससे प्लांट्स फ्रॉस्ट के कारण डाई नहीं करते, मरते नहीं हैं इन द टाइम ऑफ विंटर्स। यही फिनोमेना आप ग्लोबल लेवल पे देख लो। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हम करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस
like carbon dioxide and all, they act like this covered surface. सन से आने वाले रेडिएशन को तो आराम से पार होने देते हैं, लेकिन अर्थ सरफेस जब वार्म होता है और यहाँ से जो रेडिएशंस आते हैं, दे आर द मेन रीजन बिहाइंड हीटिंग ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनको ट्रैप करते हैं और जिससे हमारे एटमॉस्फेयर की कुछ हद तक टेम्परेचर मेंटेन रखने में मदद करते हैं. तो मुद्दा ये है कि ग्रीन हाउस गैसेज अपने आप में बुरी चीज़ें नहीं हैं. अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो और फिर हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाए, जिससे अर्थ के ऊपर लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. तो सन से आ रहे हैं रेडिएशंस और ये हमारे अर्थ सरफेस को हीट कर रहे हैं, और ये हीटेड सरफेस से आने वाला जो रेडिएशंस है उसको ग्रीन हाउस गैस कुछ हद तक रोक रहा है. ग्रीन हाउस गैस लाइक CO2 एंड मीथेन एंड ऑल. कुछ रेडिएशंस तो अर्थ से जाने वाले वो भी एक्सकेप कर जाते हैं, बट सम ऑफ द रेडिएशंस आर ट्रैप्ड, जिस कारण से ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वार्म रहता है. एंड दिस कुड बी सीन एज हाउ ग्रीन हाउस गैसेज आर एक्टिंग लाइक अ ब्लैंकेट फॉर आवर अर्थ एटमॉस्फेयर. एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचा रहे हैं. तो ग्रीन हाउस गैसेज अपने आप में बुरी चीज़ें नहीं हैं, बट बुरा क्या है जब ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन बढ़ा देते हैं हम लोग. हाल फिलहाल में जब हमने ग्रीन हाउस गैसेज का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ा दिया है तो ये ब्लैंकेट काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया ग्रीन हाउस गैसेज का. इस कारण से बहुत ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, जिस कारण से ओवरऑल टेम्परेचर जो है हमारा एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है. तो क्लाइमेट चेंज में मेनली क्या हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है. और एवरेज टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन या कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है. और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन या कंसंट्रेशन बढ़ने के पीछे कारण है ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, जिस कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा जा रहा है. तो जैसे कि आप मान लीजिए सर्दी के दिनों में आपने एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है तो आपको अच्छा लग रहा है. अभी 2 ब्लैंकेट या 3 ब्लैंकेट डाल लेंगे तो गर्मी लगेगी ना. सेम स्टोरी इन दिस पर्टिकुलर केस. हमारा बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन के कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं. अब वापस से आते हैं. ये तो मैंने आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, क्या होता है क्लाइमेट चेंज, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने जो सवाल दिया था टेस्ट सीरीज़ में, मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी क्लाइमेट चेंज लिख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में वेदर का डेफिनेशन लिख रहे हैं. आपको बातें पता होंगी बट आप चीज़ों को मिक्सअप मत कीजिए. ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग चीज़ है. ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना देखा जा रहा है. एंड क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेटिक कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम वेदर पैटर्न. ओके, एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके क्या एविडेंस है. मैंने कई दफ़ा आपको क्लास में कहा है कि हमारे मम्मी पापा भी, दादा दादी भी क्लाइमेट चेंज पर इन सब चीज़ों पे आंसर लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. लेकिन जब तक आपके पास कुछ डेटा ना हो तब तक आपका आंसर अच्छा नहीं बनता है. तो इस केस में ज़रा डेटा निकालने की कोशिश करते हैं. तो एज़ पर IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, टेम्परेचर राइज हैज़ बिन शार्पर इन द लास्ट 2 decades, last 20 years with respect to 1901 to 1920. सरल भाषा में कहें तो 1901 से लेकर के 1920 तक में जो टेम्परेचर राइज हुआ है और 2001 से लेकर के 2020 तक में जो टेम्परेचर राइज हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है. 2001 से लेकर के 2020 वाला जो टाइम है उसमें टेम्परेचर राइज काफ़ी ज़्यादा शार्प तरीके से बढ़ा है. आप ये डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में. IMD के डेटा के हिसाब से देयर हैज़ बीन शार्प राइज इन द लास्ट 2 decades विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट 2 decades ऑफ 20th century. रेनफॉल पैटर्न, IMD से साउथ वेस्ट मानसून हैज़ बिकम मोर erratic and annual average rainfall in India has gradually declined. नेचुरल डिजास्टर्स की अगर बात की जाए तो आज के टाइम में फ्लड और स्टॉर्म्स के जो इंस्टेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं. दैट हैज़ डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर. इंडियाज़ वल्नरेबिलिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के कारण इंडिया के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. 3 सीधे डेटा रटने होंगे. अगर क्लाइमेट चेंज पे सवाल आएगा रटना होगा. वाटर स्कैरसिटी, नीति आयोग के हिसाब से, नीति आयोग का रिपोर्ट आया था 2019 में, 600 मिलियन population of India are facing severe water stress. 8 million children below 14 years in urban India is under risk due to poor water quality. Job loss, World Bank के हिसाब से about
80 million jobs will be lost across the world due to climate change and global warming. उसमें से 34 million jobs will be lost in India. And sea level rise, IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change वर्किंग ग्रुप के हिसाब से इंडिया इज़ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री एज फार एज द पॉपुलेशन इज़ कंसर्न विथ रेस्पेक्ट टू सी लेवल राइज. तो कम से कम ये 3 चीज़ें याद रखिए, राइट. जैसे ही आप बताते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, क्या डेटा है, तो आपके आंसर का ग्रेविटी बढ़ जाता है. वल्नरेबिलिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैरसिटी में नीति आयोग ने कहा है 600 मिलियन पीपल अंडर वाटर स्ट्रेस, 8 मिलियन चिल्ड्रन एट रिस्क ड्यू टू पुअर वाटर सप्लाई. जॉब लॉस वर्ल्ड बैंक ने कहा है 34 मिलियन होगा आउट ऑफ 80 मिलियन बाय 2030 इन इंडिया. एंड सी लेवल राइज, IPCC कहता है कि हाईएस्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन. अगर असम की बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोस्त इसको शॉर्ट में कहते हैं, दोस्त ने कहा है कि असम हैज़ 15 आउट ऑफ 25 डिस्ट्रिक्ट्स एज मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज. तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लिस्ट निकाली थी कि हमारे देश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वल्नरेबल हैं. तो टॉप 25 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट में 15 तो आसाम से ही थे. करीमगंज डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट वल्नरेबल इन द कंट्री. रीज़न बिहाइंड वल्नरेबिलिटी, तो आसाम की नैरो टोपोग्राफी. जो टोपोग्राफी उसमें आप देखना, नॉर्थ साइड में हिमालयाज हैं, साउथ साइड में मेघालयन प्लेटू है, तो टोपोग्राफी काफ़ी नैरो है. इसलिए जब भी ब्रह्मपुत्रा के फ्लड प्लेन में जब पानी बढ़ता है तो वाटर को एक्सटेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह तो है नहीं, एंड दैट लीड्स टू फ्लड. उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा नदी का डिस्चार्ज ज़्यादा है, सेडिमेंटेशन लोड ज़्यादा है. इस कारण से हर साल लगभग 200 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस होता है बिकॉज ऑफ फ्लड. उसके अलावा जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है पुअर है, चूँकि पॉपुलेशन गरीब है, जनता गरीब है. ये देखो ये वाला इमेज काफ़ी बताएगा. जब इतनी सारी गरीबी है तो उस कारण से जो फ्लड का इम्पैक्ट है हमारे स्टेट पे वो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंडेड हो जाता है, राइट. ये भी लिखा जा सकता है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस. और उसके अलावा proximity to Himalayan region make Assam vulnerable to landslide and cloud burst. तो ये सब इश्यूज़ हैं जिस कारण से असम के ऊपर क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है. सवाल कुछ ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन वाई असम इज़ वल्नरेबल टू फ्लड, सजेस्ट वेज टू मिटिगेट द फ्लड डिजास्टर इन असम. तो डायरेक्टिव वर्ड है इसमें एक्सप्लेन. एक्सप्लेन का सरल सा मतलब होता है क्लैरिफाई द टॉपिक, प्रोवाइड डिटेल्स. आप बस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एक्सप्लेन. मतलब यू गिव डिटेल्स टू द टॉपिक एज यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू सम लेमैन, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एक्सप्लेनिंग. तो रीजन बिहाइंड फ्लड इन असम, देर आर नेचुरल रीजन्स में रेनफॉल एंड हाई डिस्चार्ज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा. तो ब्रह्मपुत्रा नदी का हाई डिस्चार्ज, पानी बहुत ज़्यादा आता है. इससे रिलेटेड भी मैं डेटा दे चुका हूँ, ब्रह्मपुत्रा नदी का डिस्चार्ज. आसाम की टोपोग्राफी, तो नॉर्थ में आप देखो हिमालयन रीजन, साउथ में मेघालयन प्लेटू. हाई सिल्टेशन, frequent changes of the courses of the river, urban flood because of poor urbanization and planning, city planning. Human regions भी हैं like deforestation, occupation of flood plains and all, river embankments. मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर को कैसे मिटिगेट किया जाए, तो टाइमली ड्रेजिंग किया जाए, एम्बैंकमेंट बनाया जाए, स्लूस गेट्स बनाए जाए. अडेप्टेशन के लिए भी लिखा जा सकता है हाउ वी कैन अडाप्ट फ्लड प्लेन जोनिंग. अलग अलग फ्लड प्लेन जो है उसकी जोनिंग की जाए कि कौन कितना वल्नरेबल है, वल्नरेबल कैटेगरी 1, वल्नरेबल कैटेगरी 2, फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग. फिर कंक्लूजन में ऐसा कुछ लिख सकते हो कि असम इनकर्स मोर देन 200 करोड़ लॉस एवरी ईयर ड्यू टू फ्लड. मोर ओवर सोशल कल्चरल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फ्लड वारंट्स इट्स हाई टाइम टू फोकस ऑन फ्लड मैनेजमेंट इन असम. देखिए जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका नज़दीक आता जा रहा है, अब मैंने कंटेंट थोड़ा कम करना शुरू कर दिया है. कम दूँ बट आपको चीज़ें याद रहें. पुराना वाला कंटेंट अच्छे से रट लेना. अभी नया कंटेंट धीरे धीरे कम करेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूँगा लगभग 5 या 10 जून के बाद आप न्यूज़पेपर एनालिसिस, अगर आप मेंस लिख रहे हो इस साल तो 10 जून के बाद से न्यूज़पेपर एनालिसिस आप देखना छोड़ देना. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड.
This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 environment point of view. देखिए, फॉरेस्ट एक्ट लाया गया था 1980 में। फॉरेस्ट एक्ट का मेन पर्पस था फॉरेस्ट को कंजर्व करना। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था कि वेन एवर अ फॉरेस्ट लैंड इज टू बी डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस लाइक माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। यानी कि कहीं पे भी अगर जंगल को काटा जाता है किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, माइनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उतना एरिया का कहीं और हमें फॉरेस्ट डेवलप करना होगा, राइट। अभी ये तो फॉरेस्ट एक्ट में लिखा था, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई सिग्निफिकेंट स्टेप लिया नहीं गया। तो इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से कानून लेकर के आया गया 2016 में, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, CFA एक्ट। और CFA एक्ट क्या कहता है कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा फॉरेस्ट एरिया में, तो जो पार्टी वो प्रोजेक्ट लगा रही है वो उस प्रोजेक्ट में जितना एरिया जंगल का वो काट रही है उसके लिए वो कंपनसेटरी फंड देगी सरकार को, जिसकी मदद से सरकारें जो हैं कहीं और जा कर के इक्विवेलेंट अमाउंट का फॉरेस्ट लगा पाए, राइट। तो जो फंड देंगी ये पार्टी, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मीन्स दैट एवरी टाइम फॉरेस्ट एंड लैंड इज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस सच एज माइनिंग और इंडस्ट्री, द यूजर इन दिस पर्टिकुलर केस इज दिस पर्सन pays for planting forest of an equal area of non-forest land। तो ये जो फंड ये देंगे उसमें से 90% फंड विल बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड 10% विल बिलोंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगहों पे जा कर के वो फिर फॉरेस्ट लगाएंगे। 10% सेंट्रल गवर्नमेंट को है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने सीधा तो लैंड है नहीं, किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही लगाना होगा ना। तो 90% फंड बिलोंग्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की मेनली जिम्मेदारी होती है कि इक्वल अमाउंट का वो फॉरेस्ट लगाएं। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा आया है कि हमारा स्टेट असम में कैंपा लॉ के अंतर्गत, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें की गई हैं। तो प्लांटेशन अक्रॉस 8,568 हेक्टेयर्स सिंस 2014-15, 105 buildings have been constructed for frontline staff, 31 permanent nurseries created, 24 साहित्य मानसी उपवन सेटअप, 47 हेक्टेयर हैबिटेट मैनेजमेंट प्रोटेक्टेड एरिया एंड 6,083 हेक्टेयर प्लांटेशन अंडर क्रिएशन इन करंट मानसून सेशन। देखिए, मुझे पता है कि मेरे लिए आसान है ये सारे डेटा एक बार पढ़ करके बढ़ जाना आगे, आपको कठिनाई होगी इन डेटा को रटने में, बट फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि 1-2 डेटा कम से कम रट लीजिए और लिख करके रखिए, कम से कम एक जगह लिख करके रखिए। और GS पेपर 3 जब होने वाला होगा, GS पेपर 3 मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में हो रहा होगा, उस 1.5 घंटे में ये सारे डेटा GS पेपर 3 से रिलेटेड डेटा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर आंसर ब्यूटीफुल। या तो कैंपा पर सीधा सवाल आ गया तब तो आपको सीधा एडवांटेज मिलेगा, नहीं भी आ रहा है तब भी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सवाल आएगा ही आएगा। वहाँ पे आप ये सारे डेटा इनडायरेक्टली कि असम गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली स्टैब्लिश दीज मैनी प्लांटेशन एरियाज अंडर कैंपा लॉ, सो दैट विल हेल्प इन फेचिंग यू बेटर मार्क्स। सो डेटा मगअप करना होगा कुछ हद तक, जितना हो सके कोशिश कीजिए। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2019 में ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोजेक्ट सद्भावना। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च किया गया था 2021 में। इसका मेन पर्पस था कि जो हमारा सेक्रेटेरिएट है या जनता भवन है उसमें जितनी भी पेंडिंग फाइल्स हैं 10 मई 2021 तक, 10 मई 2021 का डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसी दिन हिमंता बिस्वा शर्मा साहब की सरकार पावर में आई थी। तो 10 मई 2021 तक के जो भी पेंडिंग फाइल्स हैं उनको 10 मई 2022 तक यानी कि 1 साल के अंदर क्लियर किया जाए। प्रोजेक्ट सद्भावना का पहला गोल ये था। दूसरा गोल ये था कि पूरा का पूरा जो जनता भवन है उसको डिजिटाइज किया जाए कि फ्यूचर में जो फाइल डिस्पोजल के केसेस हैं वो टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व हों और जनता जो है अपनी अपनी फाइल्स का प्रोग्रेस मॉनिटर कर पाए ऑनलाइन तरीके से कि उनकी फाइल्स में अभी
क्या क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं। सो दैट वाज द गोल ऑफ प्रोजेक्ट सद्भावना। पहले तो सारे फाइल्स को निपटाओ, दूसरा ई गवर्नेंस या सेक्रेटेरिएट को डिजिटाइज करो, राइट। तो एलिमेंट्स ऑफ ई गवर्नेंस, तो कभी भी ई गवर्नेंस पे सवाल आ जाए आसाम टॉपिक में तो प्रोजेक्ट सद्भावना को आप लिख सकते हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ जनता भवन। न्यूज़ में क्यों है? अच्छा, जो सद्भावना प्रोजेक्ट था उसके क्या बेनिफिट्स हुए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज 1 ऑफ मिशन सद्भावना एट आसाम सेक्रेटेरिएट, 100% ऑन टाइम एप्लीकेशन डिस्पोजल, डिजिटाइजेशन थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ फाइल्स इन ई ऑफिस बाय लिस्टिंग एंड क्लासीफाइंग देम, राइट। ये तो प्रोजेक्ट सद्भावना पार्ट 1 तो अच्छे से कंप्लीट हो गया। न्यूज़ ये है कि अब प्रोजेक्ट सद्भावना का सेकेंड पार्ट लॉन्च किया जा रहा है आज से, टू बी लॉन्च्ड बाय आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब फ्रॉम 17th May। It aims to digitize the commissionerate and DC offices. It will help in speedy disposal of issues। तो पहले तो जनता भवन को डिजिटाइज किया गया, अब कमिश्नरेट और DC ऑफिसेज को डिजिटाइज किया जाएगा अंडर सद्भावना 2.0। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू 35th Amendment Act, and Mary life is associated with, this app is associated with climate change. That's all from our side for today. Thanks for watching.